हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर। एक्चुअली हमारा रिजर्वेशन कब शुरू हुआ, अभी तक रिजर्वेशन का पूरा हमारा सिस्टम क्या है, भारत में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये क्यों हुआ, और टोटल उसका डिटेल्स और संविधान के कुछ पहलुओं। तो अगर हम देखते हैं कि भारत में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, मेनली हम ज्यादातर बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये भारत का एक्चुअली रिजर्वेशन का इनके इर्द गिर्द डिबेट लगा रहता है। हर जगह पे यही डिबेट लगा रहता है। हमारा भारत के सोसाइटी में तीन टाइप का जो बोलते हैं कि रिजर्वेशन देखने के लिए और ज्यादातर डिबेट में मिलता है। एक तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट में, तीसरा है पॉलिटिक्स में। ये तीनों जगह पे हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 15 एंड 16, भारत के संविधान के आर्टिकल 15 एंड 16 के हिसाब से इट अलाउज टू इंडियन गवर्नमेंट टू सेट कोटा टू एंश्योर एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक। मतलब कि भारत सरकार को बोला गया कि इट अलाउ, भारत सरकार कोई कोटा ये कर सकते हैं जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि सामाजिक और शिक्षणीय क्षेत्र में जो बैकवर्ड हैं, उन सिटीजन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए। मेनली अगर हम रिजर्वेशन का बात करेंगे तो रिजर्वेशन मेनली एसटी, एससी एंड ओबीसी, ये तीनों जगह पे आता है। हमारा रिजर्वेशन जो बोलते हैं डिवाइड होता है। और आज के डेट में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। मेनली अगर हम देखते हैं दो टाइप का रिजर्वेशन होता है, एक सेंट्रल लेवल में, एक स्टेट लेवल में। दोनों में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो है आज के डेट में जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, जो उन्हें दीज आर द ग्रुप्स दैट आर द फेस द सोशल एंड इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट वेयर सेवरल आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में जो एसटी, एससी, जो ओबीसी हैं, उन्हें जो बोलते हैं इस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, अर्थनैतिक कंडीशन को देख के उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसी के वजह से रिजर्वेशन मिला गया है। अगर हम देखते हैं भारत में ओरिजिनल रिजर्वेशन जब मेनली अगर देखते हैं कि बहुत पहले से 22.5% रिजर्वेशन चल रहा था, फिर उसके बाद आया कि मंडल कमीशन के वक्त पे 27% रिजर्वेशन आया। ये सब डिटेल में हम देखेंगे। ओरिजिनल रिजर्वेशन जब रहा कि एसटी, एससी का, ये 1981 तक एसटी, एससी का रिजर्वेशन पूरा चल रहा था भारत में। तो उसके बाद ये हुआ कि जो रिजर्वेशन हुआ ओबीसी भी लागू हो गया 87 में, जो कि मंडल कमीशन जब आया था। जब ये कमीशन बना कब था? ये मोरारजी देसाई के टाइम पे 1977 में मोरारजी देसाई के टाइम पे बीपी मंडल के अध्यक्षता में ये बना था, जो कि 87 में ये मंडल कमीशन पूरे भारत में लागू हो गया था। ये जो मंडल कमीशन 1987 में था, मैं उसका कुछ फैक्ट बोलूंगा। 1931 के पॉपुलेशन को आधार को लेकर मंडल कमीशन बना था, जिसके तहत 52% इंडियन पॉपुलेशन को बिलोंग किया गया था कि दोज हु आर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग किया गया था। उसके तहत 1990 में ये हमारा 27% रिजर्वेशन ये आता है। तो आर्टिकल 15 के क्लोज 4, आर्टिकल 16 के क्लोज 4 में स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस। इसके तहत बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मेनली हमारा डीपीएसपी सेक्शन, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारा आता है। फिर हम अगर देखेंगे इसके थोड़ा पहलुओं पे देखते हैं, उसका बैकवर्ड देखते हैं, रिजर्वेशन शुरू कहां से हुआ, ये थोड़ा बहुत रिजर्वेशन के ऊपर जानकारी था। अभी जो बोलते हैं हम पहले से ही देखेंगे कि रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है। रिजर्वेशन का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, पहले कोल्हापुर में एक साहू महाराज बोल के एक राजा थे। वो क्या किए, बोले कि रिजर्वेशन उसी वक्त से शुरू हो गया था। तो 1882 के करीब था ये। साहू महाराज जब थे, ये शुरू किए नॉन ब्राह्मण के खिलाफ, मतलब कि जो दो हु आर नॉट इन ब्राह्मण, जो नॉन ब्राह्मण है उनके लिए
मतलब कि अगेंस्ट ब्राह्मण के लिए, जो कि नॉन ब्राह्मण है उनके लिए रिजर्वेशन रखा जाने का ये किए, जो कि हमारे साहू महाराज थे। बैकवर्ड क्लासेस थे जो हमारे, ये जो नियम था 1902 में आया, जो कि नॉन ब्राह्मण थे उन्हें जो बोलते हैं कि जो सोशियली मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेस थे और नॉन ब्राह्मण थे उन्हें जो बोलते हैं रिजर्वेशन मिलने का परंपरा रहा साहू महाराज के टाइम पे, जो कि फोर्स में आया 1902 में। 1902 में ये आया। साहू महाराज ये भी एक काम किए थे, जो कि नॉन ब्राह्मण थे उन्हें फ्री एजुकेशन, हॉस्टल प्रोवाइड, इन सब के जो बोलते हैं कि ये तहत दिए। इसके तहत वो जो बोलते हैं कि एक नॉन ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उनको एम्पावर करने के लिए वो कोशिश किए। ये सिलसिला चल रहा था। कोल्हापुर में उस वक्त भी 50% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल रहा था। ये रिजर्वेशन उसी से, और ये आया था 1902 में पहले। फिर उसके बाद भारत में जब 1921 16 सितंबर को एक जस्टिस पार्टी आता है। जस्टिस पार्टी साउथ इंडियन का एक पार्टी था, जो जस्टिस पार्टी ये पहला पास करता है कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, जो कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 613 के हिसाब से 16 सितंबर 1921 को कम्युनल के ऊपर ये जो बोलते हैं कि पास करता है, जो कि पहला इलेक्टेड बॉडी होता है भारत में 1921 के बाद। जो पहला इलेक्टेड बॉडी होते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन है, जो कि 1921 16 सितंबर से शुरू हुआ था। ये जब रिजर्वेशन उसी वक्त से शुरू हुआ, पहले जैसे कि 1902, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव में जो रिप्रेजेंटेशन था, जो जस्टिस पार्टी शुरू किया था 1921 सितंबर 16 से, तो ये उसी वक्त से रिजर्वेशन शुरू हो गया था। फिर अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे देखेंगे तो हमारे ज्यादातर डिबेट रहता है कि कम्युनल अवार्ड के बारे में, फिर आता है कि पूना पैक्ट के बारे में। तो रिजर्वेशन का जब हम बात करते हैं विदाउट कम्युनल अवार्ड या हमारा पूना पैक्ट के बगैर हम रिजर्वेशन के बारे में बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिंदु जो है कि ये हमें अहम जानकारी देता है रिजर्वेशन के बारे में। और जो बोलते हैं कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों के लेवल में ये हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी और एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी रिजर्वेशन के ऊपर जब लिया जाता है। जब हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 16 अगस्त 1932 को हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो 1932 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि हमारा कम्युनल अवार्ड है। 1932 16 अगस्त में ये कम्युनल अवार्ड निकला है। एक्चुअली ये कम्युनल अवार्ड क्या है? उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भारत में जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो बोलते हैं कम्युनल के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए। कम्युनल अवार्ड का मतलब ये है कि सभी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जाति के आधार पे, जाति के आधार पे मतलब कि हमारे रिलीजन के आधार पे दिया जाएगा, जो है कि मुस्लिम, फिर आते हैं कि हमारे इंडियन क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, दलित, जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस, ऐसे को जो बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ये डिक्लेयर होता है हमारा कम्युनल अवार्ड में। तो ये बात जब चलता है तो उस वक्त पे जो डिप्रेस्ड क्लास होते हैं, डिप्रेस्ड क्लास को लिए कम्युनल अवार्ड में तय होता है कि तुम्हें 71 सीट्स मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हम समझते हैं, एक्चुअली दो टाइप का इलेक्टोरेट होता है। एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि कहीं पे अगर एसटी हैं तो सिर्फ एसटी ही वोट कर सकते हैं। वहां पे जहां पे डिप्रेस्ड क्लास है वो डिप्रेस्ड क्लास ही वोट कर सकते हैं। जहां पे जनरल है जनरल लेवल में वोट कर सकते हैं। मुस्लिम है सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन ही वोट करेंगे। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि 71 सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, वहां पे सिर्फ उन्हीं के कम्युनिटी के लोग उन्हें ही वोट करेंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो बोलते हैं कि सभी लोग वोट कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो इसमें जो बोलते हैं कि महात्मा गांधी खपा रहे, बोले कि सेपरेट इलेक्टोरेट ये भारत को जो बोलते हैं कि और एक बार विभाजन कर देगा। तो उसके वजह से पूना पैक्ट तय हुआ। पूना में महात्मा गांधी के जो हमारे महात्मा गांधी के ओर से हमारे ये थे मेनली मदन मोहन मालवीय थे, और डिप्रेस्ड क्लास के ओर से बी आर अम्बेडकर थे, जो कि उनके बीच एक हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ। उस पूना पैक्ट में ये बोला गया कि जो 71 सीट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहा है, महात्मा गांधी बोले कि हम तुम्हें 148 सीट्स देंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट मतलब कि 148 सीट तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगा,
कि तुम डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व रहेगा और सभी लोग वोट कर पाएंगे। वहां पे मुस्लिम भी वोट कर पाएंगे, हिंदू भी वोट कर पाएंगे, सिख भी वोट कर पाएंगे, सभी वोट कर पाएंगे, इसके तहत रहा। तो ये बात ये तय हुआ उस वक्त पूना पैक्ट के वक्त पे। तो ये पूना पैक्ट साइन होता है दोनों के बीच, जो कि महात्मा गांधी के ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर के बीच ये पूना पैक्ट साइन होता है, जो कि 148 रिजर्व सीट के वाले में। लेकिन जो 71 सीट है, जो कि रामसे मैकडोनल्ड काउंटेबल कम्युनल अवार्ड में बोलते हैं कि 71 सीट जो डिप्रेस्ड क्लास को है, उन्हें जो इसके तह पे मिलेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के तह पे मिलेगा। लेकिन ये मेनली पूना पैक्ट इसके वजह से जाना जाता है। तो अगर हम और थोड़ा आगे देखेंगे, डिप्रेस्ड क्लास उस वक्त एससी को ही बोला जाता है, ट्राइबल उस वक्त ये नहीं किए थे। जब फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि आज के डेट में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, 82 के करीब इसको जो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बना दिया गया था 82-84 के वक्त पे, उसी वक्त पे। तो आप चेक कर लीजिएगा, 82-84 में एचआरडी मिनिस्ट्री बना दिया गया था। फिर लेकिन 54 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। उस वक्त पे एसटी-एससी का रिजर्वेशन था ओनली 20%, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 20% था, लेकिन उसके साथ 5% उन्हें एडमिशन के वक्त पे भी दिया जाता था कि एक्स्ट्रा रिलैक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन 5%, एक्स्ट्रा 5% मार्क भी दिया जाता था और 20% रिजर्वेशन था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 82 में क्या हुआ, ये जो चीज था, जो एसटी-एससी का 20% रिजर्वेशन था 1982 में, ये 15% कर दिया गया हमारा एसटी रिजर्वेशन, और एससी रिजर्वेशन कर दिया गया 7.5%, जो कि हमारा हमारा जो रिजर्वेशन है आज के डेट में 15% और 7.5%, जो कि 15% है वो कि एससी रिजर्व है, और एसटी जो है कि हमारा 7.5%। ये 1982 में ये हो गया, जो कि पब्लिक सेक्टर जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इसी हिसाब से भर्ती किया जाने लगा। फिर 1979 में जो मैंने बोला कि आपको पहले ही बोला था कि मंडल कमीशन, बीपी मंडल, जो कि बिहार के हमारे चीफ मिनिस्टर भी बने थे उस वक्त पे, करीब 6 महीने के वक्त पे, वो 6 महीना था उनका ये, वो बने थे। इनके मोरारजी देसाई के टाइम पे एक कमीशन आया था बिहार में, और जिससे कि जो बोलते हैं हम फेमस कमीशन के नाम पे भी जानते हैं, मुंगेरीलाल कमीशन। इसके तहत वो मंडल कमीशन का भी ये हुआ था। 1979 में बीपी मंडल के अध्यक्षता में बनता है हमारा ये। 80 में ये रिपोर्ट होता है भारत सरकार के ऊपर। लेकिन 87 में जब हमारे वीपी सिंह आते हैं, वीपी सिंह जब हमारे 1989 में जब गवर्नमेंट में आते हैं, ये ओबीसी रिजर्वेशन को पूरे भारत में लागू कर देते हैं। यहीं से सिलसिला सब शुरू होता है। तो टोटल हो जाता है 22.5% और यहाँ पे 27% रिजर्वेशन। एक्चुअली उस वक्त पे 52% बोला गया था, लेकिन भारत सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक जजमेंट पास किया, जो कि इंदिरा सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1992 16 नवंबर को। ये केस के जो जजमेंट पास किए थे वो बीपी जीवन रेड्डी थे, और जो हमारे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस एमएन वेंकटचलैया थे। उस वक्त पे जो जजमेंट पास किए थे हमारे बीपी जीवन रेड्डी ने, ये बोले थे कि जो भारत के में जो रिजर्वेशन है वो 50 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब इंस्टीट्यूशन या किसी भी ये में जो जाति के आधार पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये कौन से केस में डिसाइड किया गया? इंदिरा सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये केस में डिसाइड हुआ। तो आज के डेट में हमारे भारत में रिजर्वेशन कोटा कितना परसेंट है देखते हैं। भारत में टोटल रिजर्वेशन परसेंट है माइनॉरिटी जो सिख्स, मुस्लिम, हमारे बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियन, हमारे क्रिश्चियन, ये सब जो आते हैं 4.5% रिजर्वेशन है उनके लिए। 27% रिजर्वेशन है हमारे ओबीसी के लिए, और 7.5% है हमारा एसटी के लिए, और एससी के लिए 15%। और आज के डेट में 2019 से जो लागू हो गया ईडब्ल्यूएस, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि अपर कास्ट है, इकोनॉमिक के आधार पे इन्हें जो बोलते हैं कि दिया गया है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया। और 36% जो रिजर्वेशन है हमारे यूआर के, रिजर्वेशन कोटा इंडिया, तो उस यूआर के अंदर हमारे एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सब इंक्लूड है, ओबीसी भी। लेकिन ओबीसी के लिए एक बाद में एक जजमेंट आया कि 92-3 में ये हुआ कि क्रीमी लेयर के तौर पे भी माना जाता है, करीब 8 to 9 लाख होता है, जो उसके ऊपर जाएंगे दे आर नॉट बिलोंग टू द ओबीसी क्राइटेरिया, वो ओबीसी क्राइटेरिया में नहीं जाएंगे, उनके लिए क्रीमी लेयर भी डिसाइड होता है। तो मेनली आ जाता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर। भारत में ये है कि सेंटर लेवल में 50% रिजर्वेशन है, जैसे कि मैंने बोला 15% हमारा रहा कि एससी,
एसटी रहा 7.5%, ओबीसी रहा 27% और रहा कि हमारा 4.5% माइनॉरिटी, जो कि करीबन आता है, देखते हैं तो 53 to 4 आता है। लेकिन भारत इंदिरा सोयनो केस में एक्चुअली मेनली 49.5% ही माना जाता है। माइनॉरिटी ज्यादातर स्टेट अगर देखेंगे तो ये है हमारा रिजर्वेशन का आज के डेट पे कोटा, जो कि है 49.5-50% से आगे जा नहीं सकते। तो भारत में ये किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% से ज्यादा नहीं जा सकते, ये इंदिरा सोयनो केस में डिसाइड हो गया। लेकिन स्टेट आज के डेट में हमारे भारत में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो महाराष्ट्र में है 75% रिजर्वेशन, और राजस्थान में है 54% रिजर्वेशन, और तमिलनाडु 69%, तेलंगाना 62%। क्यों 50% से यहाँ पे ज्यादा हो गए? यहाँ पे बोला गया कि स्टेट को ये अधिकार है, वो जो अपना कंडीशन देख के वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट और सोशल इंजस्टिस को आधार को देख के वो अपना रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं। ये स्टेट के पास पावर है। स्टेट मतलब कि 50% से ज्यादा चाहे भी तो स्टेट रख सकता है इस कंडीशन पे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फिर हमारा आता है कि कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस के ऊपर, इन बेस्ड में ये स्टेट रख सकता है 50 से ऊपर। लेकिन सेंटर 50% से ऊपर रख नहीं सकता कास्ट बेस्ड के आधार पे, कि इसके आधार पे ये नहीं हो सकता। फिर हमारा देखते हैं कि 1995 में 77th अमेंडमेंट आया। यहाँ पे बोला गया कि जो रिजर्वेशन है, मतलब कि रिजर्वेशन तो है तो सभी जगह पे रिजर्वेशन होगा क्या, प्रमोशन में भी तो रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन उस वक्त पे बोला गया कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा, जो कि 77th अमेंडमेंट में आया। उसी अमेंडमेंट को बदल के 85 अमेंडमेंट में बोला गया कि नहीं, रिजर्वेशन 5 नहीं, जो सीनियरिटी आधार पे है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एसटीएसी जो है प्रोमोट किया जाएगा रिजर्वेशन के आधार। मतलब जो सीनियरिटी है एसटीएसी, उन्हें जो बोलते हैं कि रिजर्वेशन के आधार पे ये किया जाएगा, जो कि 85 अमेंडमेंट में ये आया। तो 81st अमेंडमेंट बोला कि 50% डिड नॉट अप्लाई टू द स्टेट। 81st अमेंडमेंट के तहत आज स्टेट में जो मैंने बोला कि महाराष्ट्र में 75% है, राजस्थान में 54 है, तमिलनाडु में 69% है। ये जो बोलते हैं 81st अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि 50% डिड नॉट अप्लाई टू द स्टेट, मतलब कि 50% स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो कि आर्टिकल 33-35 को ये करता है। उसके तहत 82 अमेंडमेंट में ये बोला गया एनेबल स्टेट टू गिव द कंसेशन एसटीएसी कैंडिडेट टू द प्रमोशन। स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो प्रमोशन में भी एसटीएसी को रिजर्वेशन दे सके, तो ये भी बोला गया। लेकिन सेंटर पहले बोला था कि 5 साल तक रहेगा 95 से 2000 तक, लेकिन फिर हमारा अमेंडमेंट एक आ गया कि 85 अमेंडमेंट में बोला गया कि सीनियरिटी आधार पे एसटीएसी को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन स्टेट में ये किया गया कि 50% से ज्यादा स्टेट में रिजर्वेशन रख सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन स्टेट नहीं रख सकता। ये जो बोलते हैं 82 अमेंडमेंट में साफ साफ बोल दिया गया, जो कि एसटीएसी को कैंडिडेट को प्रमोशन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये 85 अमेंडमेंट में 82nd अमेंडमेंट में बोला गया। फिर आता है ये टोटल सिस्टम के बारे में। जब हम ये केस के बारे में स्टडी करते हैं तो कुछ खास केस है, जैसे कि मैंने बोला कि यूनियन ऑफ इंदिरा सोयनो एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 92। फिर आता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। फिर ये 2 केस को ज्यादातर हम अहमियत देते हैं। फिर आता है हमारा ओमेन, हम सबके बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं और एक बात बोलता हूँ। भारत में आज के डेट में मुस्लिम रिजर्वेशन 3 स्टेट में एक्चुअली काम करता है। एक है कि तमिलनाडु जहाँ पे कि 3.5% है, हमारा है आंध्र प्रदेश जहाँ पे कि 2004 से 4% है, और हमारा ये है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में आज भी 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का ये है। और आज के डेट में जब मुस्लिम रिजर्वेशन का बात आता है तो सच्चर कमेटी का बात ऑब्वियसली आ जाता है, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये आधार करके दिया गया था। तो ये रहा कि टोटल कम्युनिटी। अभी हम देखते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल एक्चुअली क्या था। 2010 में 9 मार्च है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन में राज्यसभा में एक बिल पास होता है, जिस बिल का नाम होता है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि राज्यसभा में पास हो जाता है, जिसमें कि 186 मेंबर वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करते हैं और उसके अपोज में सिर्फ एक ही मेंबर होते हैं।
तो ये है कि हमारा 2010 में वुमेन रिजर्वेशन बिल हुआ, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया। मोटा मोटी आज के डेट में गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में और गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल इंडिया ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए 33% रिजर्वेशन। दो स्टेट में ही वुमेन रिजर्वेशन पूरा 33% काम करता है, जो है कि आंध्र प्रदेश और दूसरा है गुजरात। ये है 2007 में एक ये हुआ था, जो कि मैंने बोला कि स्टेट का रिजर्वेशन के ऊपर प्रमोशन इन रिजर्वेशन स्टेट डिसाइड नहीं करते। 2007 में यूपी क्या किया कि यूपी इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन जॉब प्रमोशन, एसटी एससी को जॉब में प्रमोशन के वक्त पे भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट ये किया। लेकिन 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, बोला कि तुम कास्ट के आधार पे, एक कास्ट के आधार पे तुम प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया। तो ये रहा मेनली आजकल के डेट में हम रिजर्वेशन के बारे में जब बात करते हैं, ज्यादातर एजिटेशन भी होता रहता है, आप सुनते होंगे एजिटेशन, जैसे कि आज के डेट में गुज्जर कम्युनिटी है, मीना कम्युनिटी जो राजस्थान में, वो लोग रिजर्वेशन के मांग करते हैं। जाट कम्युनिटी है वो कि ओबीसी के लिए मांग करते हैं हरियाणा में। पाटीदार कम्युनिटी है जो कि पटेल कम्युनिटी जो गुजरात में, वो भी मांग करते हैं रिजर्वेशन के लिए। फिर आते हैं मराठा ही मांग करते हैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के लिए। ये टोटल रहा कि हमारा रिजर्वेशन के ऊपर। थैंक यू।